मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी निर्भया की है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई ऐसा अपराध कैसे कर सकता है, क्योंकि इस अपराध ने लोगों को अंदर तक हिला दिया था। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हर कोई सुनना चाहता है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे 16 दिसंबर 2012 से पहले बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस घटना के बाद निर्भया हर घर का हिस्सा बन गई और हर कोई उसके बारे में जानना चाहता था। तो चलिए मैं आपको यह कहानी शुरू से सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। लड़की दिल्ली के द्वारका इलाके में रहती थी। 16 दिसंबर 2012 को दोपहर के करीब 3:30 बजे लड़की अपने घर से यह कहकर निकली कि वह 2-3 घंटे में वापस आ जाएगी। उसके बाद उसकी मुलाकात उसके दोस्त अवनींद्र से होती है। दोनों द्वारका से ऑटो लेते हैं और दिल्ली के साकेत में स्थित बेहद मशहूर मॉल सेलेक्ट सिटी वॉक पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोनों तय करते हैं कि वह लाइव फॉर ए मूवी देखेंगे। उसके बाद दोनों फिल्म के बायोग्राफी शो की टिकट खरीदते हैं और इस फिल्म का समय शाम 6:40 से 8:30 बजे तक था। जब दोनों थिएटर के अंदर बैठकर फिल्म का लुत्फ उठा रहे थे, उसी समय वहां से करीब 7 किलोमीटर दूर एक घर के अंदर 6 लोग बैठकर शराब पी रहे थे। 6 में से 4 लोग शराब पी रहे थे। वह बस चलाता था। उन 4 लोगों में से एक बस ड्राइवर था, एक कंडक्टर और 2 हेल्पर थे। करीब 8:30 बजे लड़की और उसका दोस्त सिनेमाघर से फिल्म देखकर बाहर निकले। इसके बाद दोनों घर जाने के लिए ऑटो ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी ऑटो चालक द्वारका जाने के लिए तैयार नहीं होता है। जो तैयार होता है वह काफी ज्यादा किराया बताता है और जब वे ऑटो चालक से मीटर से चलने को कहते हैं तो वह मना कर देता है। इसके बाद थोड़ी मोलभाव के बाद एक ऑटो चालक उन दोनों को मुनिरका बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बस स्टॉप पहुंचकर वहां से 764 नंबर की बस पकड़ेंगे। बस पकड़कर द्वारका जाएंगे। इसके बाद दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं। वे रात 8:43 बजे सेलेक्ट सिटी वॉक से निकलते हैं और करीब 10 से 12 मिनट में ऑटो चालक उन दोनों को मुनिरका बस स्टॉप पर उतार देता है। अब दोनों वहीं खड़े होकर अपनी बस के आने का इंतजार करते हैं। दोनों अपनी बस का इंतजार कर रहे थे। तभी रात करीब 9 बजे एक सफेद रंग की चार्टर्ड बस वहां आकर रुकी और बस के अंदर से एक आदमी द्वारका और पालम चिल्लाने लगा, क्योंकि रात करीब 9 बजे थी और देर हो रही थी। इसलिए दोनों बस में चढ़ गए और आगे की एक सीट खाली छोड़कर दूसरी सीट पर बैठ गए और फिर बस वहां से चल देती है। सामने वाली बस जिसमें लड़की और उसका दोस्त सवार हुए थे, उसी कॉलोनी में वो 6 बार जा चुके थे। लोग शराब पीकर मौजमस्ती करने निकले थे और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने एकेडमी में लूटपाट भी की थी। बस में पहले से सवार 6 लोगों में से एक राम सिंह था जो उस बस का यात्री था। दूसरा ड्राइवर राम सिंह का भाई मुकेश सिंह था जो उस बस में हेल्पर का काम करता था। तीसरा अक्षय कुमार और ठाकुर था जो इस बस का क्लीनर था। चौथा पवन गुप्ता था और 5वां भीष्म शर्मा था। ये दोनों बस में काम नहीं करते थे, लेकिन ड्राइवर राम सिंह के अच्छे दोस्त थे और ये 5 अन्य लोग उसी इलाके में रहते थे। छठा आदमी जो उस बस में था उसका नाम राजू था। राजू उनके साथ नहीं रहता था और उसकी मुलाकात इन 5 लोगों से उसी दिन यानी 16 दिसंबर 2012 की दोपहर को हुई थी। खैर, जब यह बस मुनिरका बस स्टैंड से निकली तो इस लड़की और लड़कों ने जब टिकट मांगा तो उन्होंने उन्हें टिकट नहीं दिया, बल्कि किराए के नाम पर उन दोनों से 10 रुपए ले लिए। करीब 5 मिनट बाद जब वे रसमलाई मंदिर के पास बस में चढ़े तो उन्होंने बस का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद इनमें से 3 लोग उन दोनों के पास आए और उन्हें देखकर भद्दे और घटिया कमेंट्स करने लगे और फिर उन्हें गालियां भी देने लगे। यह सुनकर लड़की का दोस्त गुस्सा हो जाता है और वह उन्हें गालियां देने लगता है। जब वह विरोध करने लगता है तो वे तीनों उस लड़के की पिटाई शुरू कर देते हैं। यह देख लड़का अपना फोन वापस ले लेता है। वह उसे बाहर ले जाती है और 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग उसका मोबाइल भी छीन लेते हैं। इसके बाद ये लोग उनका मोबाइल, डेबिट कार्ड, घड़ी आदि छीन लेते हैं और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उतरवा देते हैं। उनकी पिटाई से लड़का बेहोश हो जाता है। फिर वो लड़की को बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं
और फिर सभी एक एक करके उसके साथ रेप करते हैं। इस बीच बस लगातार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है। बीच बीच में बस के ड्राइवर भी बदलते रहे और उस चलती बस में ये 6 लोग उस बेचारी लड़की के साथ गैंगरेप कर रहे थे। यहाँ तक कि जब लड़की ने खुद को बचाने और उनका विरोध करने की कोशिश की तो क्रूरता की हद यह थी कि उनमें से एक ने लड़की के मुंह में एक चाकू भी घुसा दिया। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रॉड डाल दी। उन 6 लोगों ने लड़की को करीब 1 घंटे तक नोचा और काटा और उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया। उन्होंने उस लड़की के शरीर का एक भी हिस्सा सुरक्षित और बिना किसी चोट के निशान के नहीं छोड़ा। लड़की चिल्लाती रही, बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन लड़की चलती बस से ट्रैफिक के शोर में डूब गई थी। यह शोर किसी के कानों तक नहीं पहुंचा। इसके बाद जब इन वहशी दरिंदों का मन भर गया तो वो उस लड़के को अपने साथ लेकर आए और दोनों को बस के पिछले दरवाजे से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन पिछला दरवाजा जाम होने की वजह से नहीं खुला। उसके बाद वो लोग दोनों को घसीटते हुए आगे ले गए और महिपालपुर फ्लाईओवर के पास सुनसान जगह पर ले आए जहां पर झाड़ियां भी थीं। उन्होंने चलती बस के अगले दरवाजे से दोनों को बाहर फेंक दिया और फिर उन्हें सड़क के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़का थोड़ा होश में था, इसलिए उसने लड़की का हाथ पकड़ा और किसी तरह उसे सड़क के किनारे खींच लिया और वो दोनों बस के पहिए के नीचे आने से बाल बाल बच गईं। फिर उन लोगों ने जल्दी से बस को वहां से भगा दिया। अब ये दोनों 16 दिसंबर की रात को दिल्ली की कड़ाके की ठंड में सड़क किनारे लहूलुहान पड़े थे। कपड़े नहीं थे और शरीर में जान भी नहीं बची थी, फिर भी लड़की का दोस्त किसी तरह हाथों से इशारा करके लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उस जगह से गुजर रहे कई वाहनों ने लड़के की आवाज सुनी और लोग वहां रुक भी गए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन लड़का हाथ हिलाकर और चिल्लाकर लोगों से मदद मांगता रहा। उसी समय राजकुमार नामक एक व्यक्ति, जो राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर काम करता है और अपनी मोटरसाइकिल पर NH 8 पर गश्त कर रहा था, उसी स्थान पर पहुंचा। वह रात को करीब 10:10 बजे शहर से गुजर रहा था जब उसने मुझे बचाओ की चीखें सुनी। यह सुनते ही उसने अपनी बाइक रोक दी और जब उसने देखा तो उसे सड़क के किनारे झाड़ियों में वह लड़का और लड़की दिखाई दिए। इसके बाद उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो लड़की ने कुछ कहा। वह बोलने की हालत में नहीं थी, इसलिए लड़के ने उसे सारी बात बता दी। इसके बाद राजकुमार सड़क के दूसरी तरफ होटल में गया और वहां से एक चादर ले आया। उसने चादर के 2 टुकड़े किए और उन दोनों को दे दिए ताकि वे अपना काम चला सकें। इसके बाद उसने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल किया और कुछ समय बाद करीब 10:30 बजे 2 PCR वहां पहुंच गईं। वैन वहां पहुंचती है। अब देखिए यहाँ क्या होता है। वहां जो PCR वैन पहुंची थी वो अलग अलग पुलिस स्टेशन की थी और दोनों इस बात पर झगड़ रहे थे कि जिस इलाके में लड़का और लड़की मिले हैं वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन उस समय उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि दोनों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। खैर, इसके बाद जब अधिकार क्षेत्र की बहस हुई, इसके बाद दोनों को दिल्ली पुलिस की वैन में बैठाया गया और रात करीब 11 बजे दोनों को ड्यूटी पर छोड़ दिया गया। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टरों ने पहली बार लड़की की हालत देखी तो वे दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने करियर में ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। उसकी आंतों की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि इन्हें कहां जोड़ा जाए और कैसे जोड़ा जाए। खैर, इसके बाद लड़की के माता पिता को इसकी सूचना दी गई और फिर लड़की को तुरंत ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। जब यह खबर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंची तो दक्षिण जिले की DCP छाया शर्मा को झाला के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। वे सफदरजंग अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों ने उन्हें लड़की की हालत के बारे में बताया तो DCP छाया शर्मा भी दंग रह गईं। लड़की के साथ हुई हैवानियत के बारे में सुनने के बाद DCP छाया शर्मा को लगा कि यह मामला काफी संवेदनशील है और इसमें अगर थोड़ी भी कोशिश की गई तो काफी मुश्किल हो जाएगी। अगर जरा भी देरी हुई तो मामला हाथ से निकल सकता है और किसी भी घटना के शुरुआती 24 घंटे बेहद अहम होते हैं।
डीसीपी छाया शर्मा ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और दिसंबर के 16 से 17 की उसी रात को उन्होंने अपने सबसे काबिल पुलिसकर्मियों को अस्पताल बुलाया और उन लोगों की 3-4 टीमें बनाई गईं और उसी रात लड़की के दोस्त अवनींद्र का भी बयान दर्ज किया गया और सुबह करीब 5:30 बजे वसंत विहार थाने में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। अपने बयान में लड़की के दोस्त ओमेंद्र ने पूरी घटना के बारे में बताया। यह सुनने के बाद पुलिस का पहला फैसला उस बस को ढूंढने का था जिसमें यह घटना हुई थी, क्योंकि उस बस को ढूंढने के बाद ही आगे कोई सुराग मिल सकता था। इसके बाद पुलिस ने अमरेंद्र से बस का हुलिया पूछा तो उसने बताया कि वह सफेद रंग की बस थी और उस बस के ड्राइवर के दोनों तरफ पीली और हरी धारियां। अब दिल्ली पुलिस को बस के बारे में जानकारी मिल गई, लेकिन पूरी दिल्ली में ऐसी बस मिलना बहुत मुश्किल था जिसका रंग सफेद हो और जिसके दोनों तरफ पीली और हरी पट्टियां हों, क्योंकि भगवान ही जाने पूरी दिल्ली में ऐसी कितनी सफेद बसें होंगी जिसके किनारों पर पीली और हरी धारियां होंगी और भगवान जाने कितनी बसों के ऊपर ये होंगी यादव लिखा होगा। और उन हिस्सों में वह बस ढूंढना जिसमें अपराध हुआ था भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि केवल उसी बस के जरिए हमें कोई और सुराग मिल सकता था। इसके बाद पुलिस की एक टीम सबसे पहले 17 दिसंबर की सुबह मुनिरका बस स्टॉप पहुंची, जहां से लड़की और उसका दोस्त बस में सवार हुए थे, लेकिन मुनिरका बस स्टैंड से कोई सबूत नहीं मिला। फिर पुलिस महिपालपुर में एक ऊंचे स्थान पर पहुंची जहां दोनों बस में मिली। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि जिस जगह पर उन दोनों को फेंका गया था उसके दूसरी तरफ कई होटल थे और उन होटलों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इसलिए पुलिस एक एक करके उन होटलों की सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। लेकिन पुलिस उस वक्त हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि उसी जगह से 20 मिनट की दूरी पर कल रात यानी 16 दिसंबर 2012 को यादव लिखी एक सफेद बस खड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि सबसे पहले बस वहां से रात 9:34 बजे गुजरी और फिर वही बस उसी जगह से रात 9:53 बजे गुजरी। इस बात से पुलिस पर शक हुआ। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने परिवहन विभाग में जाकर इस बस की डिटेल निकलवाई और फिर इसके जरिए वो बस के मालिक तक पहुंची। वहां पहुंचकर पुलिस को उसका नंबर मिला और ये भी पता चला कि ये बस स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने का काम करती है। अब पुलिस ने बस के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी, लेकिन बस अभी भी गायब थी, क्योंकि बस के मालिक को भी नहीं पता था कि उसकी बस इस वक्त कहां खड़ी है। इसी बीच पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए जानकारी मिली कि बस इस वक्त सेक्टर 3 में खड़ी है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत रविदास कैंप पहुंची और वहां गुरुद्वारे के पास पुलिस को यह सफेद रंग की बस मिली। उस बस के दोनों तरफ पीले और हरे रंग की पट्टियां थीं और उस पर यादव भी लिखा हुआ था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया। जब वे इस बस के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बस के अंदर बैठा हुआ था और जैसे ही उस आदमी ने पुलिस को देखा तो वह बस से उतरकर भागने लगा। पुलिस ने उसका कुछ देर तक पीछा किया और उसे पकड़ लिया गया। उसके कुछ समय बाद ही जब पुलिस ने उसके कागजात चेक किए तो उन्हें पता चला कि बस का ड्राइवर राम सिंह था। यह दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि उन 6 आरोपियों में से एक को इस घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। 17 दिसंबर 2012 की शाम को राम सिंह की पहचान उजागर होने के बाद से ही खबरें चलनी शुरू हो गई थीं। 4:15 बजे पुलिस ने राम सिंह को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले गई और जो बस रविदास कैंप में मिली थी उसे भी उसी शाम त्यागराज स्टेडियम ले जाया गया। तो आज की कहानी में बस इतना ही और बाकी कहानी आपको अगले भाग में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये पूरी कहानी एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं अगले 1 हफ्ते के अंदर अगला भाग अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो बहुत जल्द मैं आपको अगला भाग बताऊंगा। आपसे पार्टी में मिलूंगा। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।